आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। इस 21वीं सदी में शायद भीमगढ़ ही एक ऐसा गांव होगा जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और ना जाने कितनी सुविधाओं से इस गांव के लोग अभी तक वाकिफ नहीं हैं। कारण भीमगढ़ गांव के लोगों की पुरानी सोच और ढेर सारे अंधविश्वास जिसने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है। और बदकिस्मती से मेरा भी ताल्लुक इसी गांव से है। दरअसल इस गांव में मेरी नानी का घर है। वैसे अगर सच कहूँ तो मुझे मेरी नानी के घर जाना जरा भी पसंद नहीं, मगर मम्मी के दबाव डालने पर मुझे कभी कदार जाना ही पड़ता है। खैर, बात आज से करीबन 13 साल पहले की है। उन दिनों मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर गया हुआ था। चूंकि बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए सूरज ढलने के बाद अमूमन मैं घर से बाहर ही रहता था। खासकर आबादी से दूर गांव के रास्ते में पड़ने वाली जो टूटी फूटी इमारत है वहीं बैठा रहता। वो शाम भी मैं उसी इमारत की बाहरी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। आसपास सिर्फ खामोशी और खामोशी ही थी। तभी मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर लाठी टिकाते टिकाते मेरे करीब आ रहा हो। सिर उठाकर देखा तो पाया कि मेरे नाना जी है। नाना जी धीरे धीरे चलते हुए मेरे बगल में आकर उसी सीढ़ी पर बैठ गए और कहा, क्या करते हो यहाँ रोज रोज? इस पर मैं बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी नाना जी बोले, इस जगह के बारे में जानते हो? इस पर मैं बोला, नहीं, जानता तो नहीं हूँ, पर जानना चाहूँगा। मेरे इतना बोलते ही नाना जी ने बताना शुरू किया। बात आज से करीब 35 साल पुरानी होगी। उन दिनों मैं यानी नाना जी रेलवे स्टेशन से गांव और गांव से रेलवे स्टेशन के दरमियान तांगा चलाया करते थे। तांगा इसलिए क्योंकि उन दिनों मोटर गाड़ियों का उतना चलन नहीं था, जिस वजह से ज़्यादातर लोग तांगा या बैलगाड़ी में ही सफ़र किया करते थे। उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। सुबह शाम गांव में चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखता। हालांकि ऐसे मौसम में तांगा चलाना कोई आसान काम नहीं होता, मगर मैं घर में अकेला कमाने वाला था और अगर मैं ही बैठ गया तो कैसे चलता। खैर, उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं अपना तांगा लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा था। हालांकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था, यहीं कोई 8 साढ़े 8 ही बज रहे होंगे, मगर कड़कड़ाती ठंड के कारण सब कुछ बहुत खाली खाली था। मैं भी किसी आखिरी सवारी का ही इंतज़ार कर रहा था ताकि उसे छोड़ते हुए मैं घर चला जाऊं। और आखिरी सवारी मिलने का अब एकमात्र जरिया था आखिरी ट्रेन, जिसके स्टेशन में आने का वक्त था रात 9 बजे का। यानी अभी मुझे आधा 1 घंटा इस ठंड में जमना पड़ेगा। खैर, और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं तांगे से उतरा और थोड़ी लकड़ी वगैरह जमा करके एक जगह पर आग जलाकर बैठ गया। सनसनाती सर्द हवाओं के बीच आग की गर्म लपटें शरीर को काफ़ी सुकून दे रही थी। मेरे बगल में खड़ा मेरा घोड़ा भी एकदम शांत हो गया। शायद वो भी आग की गर्माहट का मजा ले रहा था। अभी मेरा शरीर थोड़ा गर्माया ही था कि तभी किसी ने पीछे से कहा, भैया हरिपुर गांव चलोगे? मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि एक लड़का लड़की है। लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। खैर, मैं बोला, देखिए, मैं हरिपुर तो जाता नहीं हूँ, पर अगर आप लोगों को जाना ही है तो ठीक है, बैठिए। मेरे से ये सुनकर वो दोनों लड़का लड़की तांगे में चढ़कर बैठ गए। मैं भी तुरंत ही तांगे में बैठा और घोड़े को हाँकते हुए आगे बढ़ाया। वो पगडंडी जिस पर तांगा अभी सर पर दौड़ रहा था,
उस पर घना कोहरा होने की वजह से ज्यादा दूर तक दिख नहीं रहा था। तांगे में जल रही लालटेन ही वहां रोशनी का एकमात्र जरिया थी। पीछे बैठे लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे थे और मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रास्ते पर था। अभी मैं सामने देख ही रहा था, तभी मेरा तांगा इसी इमारत के बगल से गुजरने लगा, जो कि 35 साल पहले भी इसी तरह से टूटा फूटा ही था। मगर तभी मैंने देखा इमारत की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी है। खैर, मैंने उस औरत पर उतना ध्यान नहीं दिया और निगाहों को रास्ते पर घुमा लिया। थोड़ी देर बाद मेरा तांगा हरिपुर गांव पहुंचा, जहां वो दोनों लड़का लड़की उतर गए। फिर मैंने अपना भाड़ा लिया और तांगा घर की ओर मोड़ लिया। रात अब और भी काली और घनी हो चुकी थी। रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो क्या, एक कुत्ता तलक भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से कोहरा इतना घना था कि अगर कोई इंसान होगा तो भी नहीं दिखेगा। चलते चलते अब मेरा तांगा फिर से उसी इमारत के पास पहुंच चुका था। मैंने एक नज़र उस टूटी फूटी इमारत को देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वही औरत अभी भी उसी तरह से इमारत की बाहरी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मुझे लगा पक्का ये औरत या तो रास्ता भटक गई है या फिर इसे कोई मदद चाहिए। लिहाजा मैंने उस इमारत के पास अपना तांगा रोका। मगर पता नहीं क्यों मैंने जैसे ही तांगा रोका कि मेरा घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देखकर डर रहा हो। खैर, मैं तांगे से नीचे उतरा और घोड़े का पीठ सहलाकर उस औरत की ओर बढ़ने लगा। मगर मेरा घोड़ा अभी भी चीखे जा रहा था। मैं उस औरत के पास गया और बोला, क्या बात है, कहीं जाना है क्या आपको? मैं छोड़ दूं? मगर मेरी बात पर उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। वो जैसे अपना सिर झुकाकर बैठी थी उसी तरह से बैठी रही। मैंने फिर पूछा, देखिए, कहीं जाना है तो बता दीजिए, भाड़ा नहीं लूँगा मैं। मगर इस पर भी वो कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा शायद कोई पागल वागल होगी, इसलिए मैंने भी फिर कुछ बोला नहीं और पलटकर तांगे की ओर बढ़ने लगा। मेरा घोड़ा अभी भी चीखे जा रहा था। मैंने फिर से एक बार घोड़े का पीठ सहलाया और तांगे में चढ़कर वहां से चलता बना। थोड़ी दूर चलने पर ही पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास होने लगा जैसे मेरे अलावा तांगे में कोई और भी है। अभी मुझे ये एहसास हो ही रहा था कि तभी तांगे का एक पहिया किसी खड्डे में पड़कर उछला, जिसके साथ ही तांगे में एक आवाज़ गूंज गई। वो आवाज़ पायल छमछमाने की थी। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी बेवकूफ़ की तरह मैंने पीछे मुड़कर भी देखा कि तांगे में कोई है तो नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई औरत थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे पायल छमछमाने की आवाज़ निकले। मैं डर गया, वो भी इस कदर कि घोड़े को तेजी से हाँकने लगा। घोड़े ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ ने मेरे कान में दस्तक दिया, भैया धीरे चलाइए ना, कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जानता था कि पीछे कौन होगा, मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। मैंने बिना किसी सवाल जवाब के घोड़े को हाँकना कम कर दिया, जिससे तांगे की रफ्तार अपने आप ही कम हो गई। मैं डर से कांप रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पीछे बैठी वो औरत कोई आम इंसान नहीं है, और अगर मैंने कोई भी चालाकी दिखाई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद करके बस तांगा चलाए जा रहा था। ऐसे ही कुछ दूर चलते रहने पर पीछे बैठी उस औरत ने तांगा रोकने को कहा। मैंने जैसे ही तांगा रोका,
कि मुझे किसी के तांगे से उतरने का एहसास होने लगा। मैंने जब तिरछी नज़र से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही औरत तांगे से उतरकर जा रही थी। मगर डरा देने वाली बात तो ये कि वो औरत जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर चल रही थी। फिर मैंने जो तांगा भगाना शुरू किया तो सीधे घर पर ही रुका। मगर वो औरत कौन थी और उस इमारत के पास क्या कर रही थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया। नाना जी से पूरी कहानी सुनकर मैंने कहा, पर नाना जी, अब वो औरत कहाँ होगी? इस पर नाना जी ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे जाग गए। तुम्हारे ठीक पीछे ही बैठी है। मैं झट से पीछे मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मेरा डरा हुआ चेहरा देख नाना जी ने कहा, मजाक कर रहा था, चलो घर चलो। फिर मैं और नाना जी वहाँ से जाने लगे। मगर जाते जाते मैंने जब एक बार पीछे पलटकर उस इमारत की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन सीढ़ियों पर कोई बैठा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।